Good morning to all of you and welcome to our अर्जुना डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज आपको एक वर्ल्ड का ग्लोब दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे सर आज द्विवेदी सर जो है हमें कैसे सीजी ज्योग्राफी से इस वर्ल्ड के ज्योग्राफी में लिया है। तो घबराइए नहीं, हम अपने सीजी ज्योग्राफी में ही कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो छत्तीसगढ़ का नाम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या रहा। वर्तमान में हम अपने प्यारे राज्य को 36 एक नंबर होता है, 36 गढ़ मतलब होते फोर्ट यानी किले। अब किले तो यहाँ पर है नहीं, जिले हैं जो वर्तमान के 33 जिलों का हम देखेंगे ताना बाना आपका है। तो यही नाम हमारा राज्य का ऐतिहासिक, यानी कि जब हम अपने भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो भी वही रहा कि कुछ अलग था। इन सब बातों को लेकर के हम अपने छत्तीसगढ़ के नामकरण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज हम पहले अपने राज्य को एक जियोग्राफिकल लोकेशन में लोकेट करते हैं। तो ये पूरे विश्व का एक मानचित्र है। जब जियोग्राफिकल जो इन्वेंशन हो रहे थे तो मार्टिन बेहम ऐसे पहले व्यक्ति थे भूगोल में जिन्होंने आपके विश्व को एक मानचित्र के अंतर्गत ग्लोब के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। अब इस मानचित्र में अगर आप देखेंगे आपको पता ही है कि 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट माने जाते हैं जो हमारे वर्ल्ड में है। इन 7 कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो एक आपका अमेरिका महाद्वीप का ये जो क्षेत्र दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये नॉर्दर्न अमेरिका, और इसमें यूनाइटेड स्टेट विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। उसके नीचे देखा जाए तो आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको कहा जाता है। ब्राजील सभी को पता है, ब्राजील विश्व में अगर आप देखेंगे फुटबॉल गेम के लिए बहुत फेमस रहे, पेले सबसे बड़े एक प्लेयर के रूप में। और हमारी इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में स्थित महाद्वीप जिसको कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपको दिख रहा है तीसरा महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर अगर आप देखेंगे कई यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिशर्स, इन अंग्रेजों की कहानी आप थोड़े से मेरे इस लेक्चर के बाद सुनेंगे जब हम राज्य गठन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका यूरोप का क्षेत्र वो आ जाता है, आपका आधा पूरा ये यूरोप, जिसमें ये उसके बाद का ये जो क्षेत्र मिलता है हमें विश्व का क्षेत्रफल के आधार पे जो आपका सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो आपके दक्षिण में स्थित हमारा समृद्ध भारत, बढ़ता भारत, हमारा देश ये इंडिया। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और एक आपका सबसे छोटा जो आ जाता आपका ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका जो श्वेत महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में देखेंगे तो हमारा भारत जो है एशिया के आपकी किस में आता है, दक्षिण भाग में। अब इस भारत को अगर हम देखें तो हमारे भारत को संविधान के अनुसार अगर आप देखेंगे राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक, भारत जो है राज्यों के संघ से मिलकर के बना हुआ है। अब हम अपने इंडिया के मैप में आते हैं तो वर्तमान भारत में इस राज्यों के संघ की अगर आप देखेंगे जो संख्या मानी जाती है वह है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो हमारे इस राज्यों के संघ में जो 26वें राज्य के रूप में बना हमारा अपना राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य
या भारत के राज्यों के संग में एक उभरते नए राज्य का जो एक दर्जा मिलता हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को मिलता है। अब छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है वर्तमान की अगर आप सीमाओं को देखेंगे, यहां पर ये उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद देखेंगे उत्तर से अगर आप थोड़ा सा इधर पश्चिम की तरफ आएंगे तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। दक्षिण में अगर देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश यानी कि रॉयल सीमा, और उसके बाद आपका तेलंगाना, फिर आ जाएगा आपका उड़ीसा हो गया, ये हो गया आपका झारखंड हो गया। ये 7 राज्यों के एक अपने समूह के रूप में हम अपने राज्य को देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा स्टॉप करना, तो 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य जो बना, वर्तमान में अगर आप देखेंगे इसकी सीमाएं जो हैं कितने राज्यों से मिलती है, आपके 7 राज्यों से जुड़ती है। अब इन 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ जो हमारा समृद्ध और प्यारा जो हमारा राज्य है, जिसकी अस्मिता और सांस्कृतिक आपकी बहुलता, जिसमें जनजाति एक संस्कृति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है, प्रशासनिक और जनजाति आपके अस्मिता को लेकर के जो आपके पृथक राज्य का निर्माण हुआ, राज्य गठन की प्रक्रिया, इसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा जो हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के बाद देखेंगे। ये थोड़े से हिस्टोरिकल और आपके पार्ट हैं जो भूगोल से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि हमारा माइंड सेट हो जाए आपके सीजी ज्योग्राफी में। तो इस छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो क्या ये हमारा राज्य का जो नाम है, या हमारे राज्य का अगर हम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो क्या कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मिलता है हमारे राज्य का, जिसमें हम अपने राज्य के गठन संबंधी चीजों को भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत सारे आपके कई बेसिक और एनालिटिकल क्वेश्चन अभी एग्जाम ट्रेंड में बन रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो हमारे राज्य का भी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहेगा वो भारत के इतिहास के संदर्भ में रहेगा। अब जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो होता है हमारे मानवीय सभ्यता के स्तर से, जिस समय में हमारे पास कोई विकसित आपके सभ्यता का स्तर नहीं था, मानव जो था आपके एक सामान्य प्रकृति पर निर्भर आपका व्यक्ति, या प्री हिस्टोरिक एज, जिस समय मानव सभ्यता की शुरुआत, यानी हम 4 पैरों के आपके बड़े ऐप से होमोसेपियंस 2 पैरों में खड़े होते हैं और हम अपनी सभ्यता का प्रारंभ करते हैं। इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल के जो मानव थे, जिन्हें हम अगर कहें आदि मानव, यानी मानव की सभ्यता के प्रारंभिक स्तर का, होमोसेपियंस का दर्जा प्राप्त करने के स्तर पे जिस समय हमारी स्थिति थी, बहुत अच्छा समय था। ना उस समय नौकरी की चिंता थी, ना ही किसी प्रकार के आपके परिवार के ताने बाने को लेकर के कोई चिंता होती थी। जब भूख लगे उठो, शिकार करो, मारो, फिर जाकर के आपके टहनी में जाकर के सो जाओ। बरसात हो तो आपकी गुफा में चले जाओ। इस समय के काल को 3 चरणों में बांट दिया गया। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में तक आते हुए मानव थोड़ा विकसित हो जाता है, पहिए का आविष्कार होता है, वो कपड़ा पहनने लगता है, कृषि कार्य करने लगता है। मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो अग्नि के बारे में वो जानता है। पूरा पाषाण काल में तो उसे केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर और अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि भूख और जैविकी चीजों के लिए ही निर्भर व्यक्ति माना गया। ये जो प्रागैतिहासिक काल का दौर है हमारे छत्तीसगढ़ से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल के साक्ष्य में, या इस काल के दौर में जो लाखों वर्ष पूर्व थे, उस समय भी हमारे राज्य में इन आदि मानवों की आपकी क्या थी, मोबिलिटी यानी कि फुटप्रिंट्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? रायगढ़ को अगर आप देख लेंगे अलग अलग स्तर पे मिले हुए, लेकिन जो 2 नाम कोई भूल नहीं सकता, वो रायगढ़ की 2 गुफाएं, सिघनपुर की गुफा और कबरा गुफा। यहाँ पर इन आदि मानवों के रहने के क्या मिलते हैं? प्रमाण। तो हमारे प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक से भी हमारा छत्तीसगढ़ की भूमि जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।
फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद जो अगला चरण आता है आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है इसको। अच्छा, इस काल में प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक में इसको क्यों बांट रहे हैं? भाषा या लिपि के आधार पे। इस काल में आदि मानवों के पास कोई भाषा या लिपि नहीं थे, लोग आपस में मौखिक रूप से आपके क्या करते थे? संवाद स्थापित करते थे। आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो इस काल में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की सबसे विकसित सभ्यता जो हमारे ही भारतीय क्षेत्र में विकसित हुई थी, मगर कहां पर हुई थी? सिंधु नदी के किनारे, यानी कि उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के ही क्षेत्र में इस सिंधु सभ्यता का क्या हुआ? आपका विकास हुआ। अगर आप इसका देखेंगे, जो पूर्वी विस्तार हमारे भारत में मिलता है आपके आलमगीरपुर यानी कि यूपी के मेरठपुर तक, दक्षिण में आपके दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में आपका JNK और पश्चिम में देखेंगे आपके पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान के भी क्षेत्र थे। इतने ही क्षेत्र तक सिंधु घाटी सभ्यता के आपके प्रमाण मिलते हैं। छत्तीसगढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल के, पाषाण काल के तीनों स्तर से हमारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के आदि ऐतिहासिक काल से हमारा छत्तीसगढ़ संबंधित नहीं रहा। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा लिपि थी, हेरोग्लिफिक स्टाइल की थी, जिसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है। उस समय के लोगों ने कोई विशेष लिपि या वर्णमाला का प्रयोग नहीं किया था। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, स्वर व्यंजन, या फिर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, या स्पेनिश में देखेंगे उनके भी एक वर्णमाला होती है, एक अलग ग्रामेटिकल आपका वो रहता है अप्रोच। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। इस काल की कोई भी लिपि को नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए ना तो लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, इसलिए बीच के स्तर पे रखा गया। अब इसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। इस काल में भारत में आपके विशुद्ध रूप से देवनागरी लिपि और प्रांजल संस्कृत में भारत में लिंग्विस्टिक आपका एक इनोवेशन मिलता है, जिस काल में रखी गई सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी हमारे राज्य से संबंधित प्रमाण नहीं मिले, लेकिन ऐतिहासिक काल में देखेंगे वैदिक सभ्यता में जब आपके प्रांजल संस्कृत के भाषा को आधार बना करके वेदों का निर्माण किया गया, और पहला जो वेद बना था आपका ऋग्वेद, उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा गया। और ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद बने, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उस काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल से हमारे राज्य से संबंधित कोई भी नाम या राज्य की भूमि या क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी विशेष हमें प्रारूप नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल से हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ साहित्यों में जो उत्तर वैदिक काल में बने हुए थे, हमारे राज्य से जुड़ा हुआ नाम मिलना क्या होता? आपका प्रारंभ होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस काल के केवल आपको आर्कियोलॉजिकल मिलेंगे, कोई भी साहित्यिक नाम या फिर प्रमाण नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस समय कोई भाषा लिपि थी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे राज्य से संबंधित नहीं, क्योंकि सिंधु नदी के ही किनारे पूरी सभ्यता विकसित हुई। लेकिन ऐतिहासिक काल में जब आपके देवनागरी लिपि में प्रांजल संस्कृत का आपका विकास होता है, इस सभ्यता के ऋग्वेद काल से जुड़े हुए कोई भी ग्रंथों में हमारे राज्य का नाम नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल से हमारा राज्य क्या होता है? शुरू। अब यहां से हमारे राज्य के प्राचीनतम या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए पहलुओं को हम समझना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो आपका राज्य का सर्व प्राचीन उल्लेख हमें मिलना शुरू होगा किसमें? भाषा या उस काल के साहित्य से संबंधित, तो वो है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आपके वेदों से संबंधित जो थे ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। उस काल में देखेंगे तो एक था आपका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे राज्य से लगी हुई नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से क्या किया गया? आपके नर्मदा
नदी का नाम मिलता है रेवा। और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ अगर आप देखेंगे, इस हमारे राज्य से जुड़ी भी कोई भी अगर सूचना मिलती है तो हमारे राज्य को अगर आप देखेंगे, मध्य भाग और दक्षिण भाग, ये दो भागों को विशेष रूप से अलग अलग नामों से आपके उस समय पुकारा गया। मध्य भाग यानी समझ जाइए आपके धमतरी से ऊपर आपके उत्तर का क्षेत्र, और ये दंडकारण्य, आप इसको दंडकारण्य मान सकते हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से जनजाति बहुल क्षेत्र भी है। इस दंडकारण्य यानी दक्षिण भाग को, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग को दक्षिण दिक के नाम से पुकारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दक्षिण दिक। ये एक साहित्यिक या फिर आपके धर्मशास्त्री ग्रंथ में मिला पहला प्रमाण मिलता हमारे राज्य के नाम को लेकर के, जिसमें नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। नर्मदा भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो हमारे अमरकंटक तो आप लोग गए होंगे, टूरिज्म का बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो नर्मदा को रेवा नदी कहा गया, और छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य का भाग है, दक्षिण भाग, उसको क्या कहा गया? दक्षिण दिक के नाम से पुकारा गया। ये एक एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल से जुड़ा हुआ कोई भी हमारे यहाँ साक्ष्य नहीं है। साहित्यिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कब मिलता है? ऋग्वेदिक काल के बाद, जब 3 वेदों का निर्माण हुआ, यानी कि उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अगर आप देखेंगे, नर्मदा को रेवा नदी, और उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए अन्य आपके ग्रंथों में आपके दंडकारण्य यानी दक्षिण भाग को किस नाम से पुकारा गया? आपके दक्षिण दिक। अब इसके बाद आता है महाकाव्य काल। भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, जब हमारे राज्य का जो अगला नाम हमें मिलना शुरू होता है महाकाव्य, सामान्यतः महाजनपद काल से समानांतर 600 ईसा पूर्व के बाद ही इसको रखा जाता है, क्योंकि हमारे भारत के 2 सर्व प्राचीन महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा कौन सा? आपका महाभारत। इन दोनों ही महाकाव्यों में छत्तीसगढ़ से संबंधित प्राचीनतम आपके नाम से जुड़े हुए कि हमारे राज्य को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा गया था, इसका स्पष्ट वर्णन आज भी आप इस ग्रंथ में देख सकते हैं। और रामायण काल से तो जुड़ा हुआ हमारा राज्य प्रत्यक्ष है। राम वनगमन पथ बहुत बड़ी राज्य शासन की योजना है, जो भगवान राम के पद चिन्हों में, जो भगवान राम से जुड़े हुए स्थल है हमारे राज्य के, जो उत्तर में सीतामढ़ी से शुरू होकर के आपके दंडकारण्य तक जाते हैं। भगवान राम का वनवास का भी जो सीधा सीधा प्रत्यक्ष, भगवान राम के जो पुत्र थे लव कुश, उनका जन्म हमारे ही कहां पर हुआ था? तुरतुरिया आश्रम में, ठीक। ये सभी जो आपके अगर आप देखेंगे, जो हमारे माइथोलॉजिकल पुराणों में भी या फिर महाकाव्यों में मिलते, वो सीधे हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं महाकाव्य काल में, पहले हम रामायण में देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण आपकी बातें मिलती है। तो आपको पहले एक चीज ये याद रखना है, जब हम भारत के उस प्राचीनतम समय के दौर को देखें, या महाजनपद काल भी जब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 16 महाजनपदों का आपका अस्तित्व रहा, तो उस समय एक कौशल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण था। सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है अयोध्या। वर्तमान जो भगवान राम का अगर देखेंगे जो मंदिर बना है आपके अयोध्या, सरयू नदी के किनारे ही है। सरयू नदी के किनारे बसे हुए आपके राज्य क्षेत्र को कहा जाता था उत्तर कौशल, और विंध्याचल पर्वतमाला से लगा हुआ जो दक्षिण का भाग था उसको क्या नाम दिया गया? दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल। और ये जो दक्षिण कौशल शब्द है, रामायण काल में राज्य का जो नाम मिलता हमारा, वो क्या है? दक्षिण कौशल। एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछता है कि छत्तीसगढ़, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ का सर्व प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई वास्तविक जो नाम स्पष्ट रूप से राज्य को लेकर के मिलता, वो क्या है? दक्षिण कौशल। अब आप बोलेंगे सर उत्तर वैदिक काल का दक्षिण दिक क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वह हमारे राज्य के केवल दक्षिणतम एक भाग को ही निश्चित रूप से दिखा रहा था। दक्षिण कौशल हमारे
संपूर्ण छत्तीसगढ़ के राज्य को लेकर के घोषित किया गया रामायण कालीन, यानी वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत आपके वेद व्यास। तो वाल्मीकि के रामायण में देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया? दक्षिण कौशल। अब दक्षिण कौशल में अगर आप देखेंगे कैसे नाम आता है, तो कौशल प्रदेश यानी कि मुख्य सरयू नदी के किनारे जो आपका उत्तरी कौशल था, इसको इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित भाग को अलग दर्शाने के दृष्टिकोण से आपका नाम रखा गया। उत्तरी कौशल में अगर आप देखेंगे, उत्तर कौशल में रघुवंश कुल का यानी भगवान राम का जो कुल है वो संबंधित माना जाता है। और रघुवंश कुल के उस समय आपके राजा थे दशरथ। दक्षिण कौशल जो कि कौशल नाम के आपके राजा के द्वारा ही स्थापित किया गया था, इसलिए इसको कौशल प्रदेश कहा गया। और कौशल राजा के बाद अगर आप देखेंगे, कौशल वंश से संबंधित है ये दक्षिण कौशल। कौशल वंश कौशल के द्वारा स्थापित, उसके बाद जो उनके पुत्र थे वो थे भानुमंत, और राजा दशरथ के पुत्र होंगे आपके भगवान राम। भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, इनकी पुत्री थी यानी बेटी, जिनका नाम था कौशल्या। और आप सभी को पता है माता कौशल्या का जो आप देखते हैं विवाह, वो किससे होता है? आपके राजा दशरथ से होता है। और राजा दशरथ के पुत्र कौन होते हैं? आपके राम, यानी भगवान राम का नैनीहाल यानी नानी का जो आपसे संबंधित जो आपका घर बनता, वो कौन सा बनता? आपका हमारा छत्तीसगढ़। इस प्रकार रामायण कालीन आपके साहित्य के अनुसार, महाकाव्य के अनुसार हमारा सर्व प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल। क्यों? क्योंकि दक्षिण कौशल राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह किससे हुआ था? रघुवंश कुल के आपके उत्तर कौशल के राजा दशरथ से, और इनके पुत्र होते भगवान राम। और भगवान राम जो है अपने वनवास से संबंधित आपके अधिकांश क्षेत्रों में देखेंगे, जब उत्तर कौशल से आते हैं तो दक्षिण कौशल में, और उन्हीं स्थलों को लेकर के राम वन पथ गमन की आपके एक पर्यटन की एक पूरी बड़ी कॉरिडोर की आपके राज्य में क्या की गई है? रचना की गई है। तो रामायण काल में ये हमारे राज्य का नाम अगर आप देखेंगे क्या मिलता? आपका दक्षिण कौशल मिलता है। और बाद में जब भगवान राम और सीता, इनकी अग्नि परीक्षा का एक बहुत कटु प्रसंग भी आता है रामायण में, जब माता सीता को अयोध्या को छोड़ करके आपके फिर से कहां आना पड़ता है? आपके वन की ओर। तो तुरतुरिया आश्रम महासमुंद, ये सब चीजों को याद रखिएगा। तुरतुरिया आश्रम कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। जो इसका साक्ष्य मिलता महासमुंद में। यहां पर भगवान राम के पुत्रों का जन्म होता है, लव कुश की जन्म स्थली। और बाद में भगवान राम के बाद जो उत्तराधिकार में आपके राज्यों का जो क्षेत्र मिलता है, जो लव रहते हैं वो उत्तर कौशल के आपके क्या बनते हैं? राज प्रमुख बनते हैं। और कुश को क्या मिलता है? आपका दक्षिण कौशल का राज मिलता है। इसलिए दक्षिण कौशल को आपके कुश स्थली के रूप में, कुश स्थली को अगर आप देखेंगे, जहां पर कुश ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो आपकी किसको बनाई थी? सिरपुर को बनाई थी। कुश स्थली की राजधानी क्या थी आपकी? सिरपुर। ठीक। उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, भगवान राम के बाद जो उत्तराधिकार में उनके पुत्र जो उसी समय माता सीता की गर्भ से आपके पैदा होते, कहां पर? तुरतुरिया आश्रम महासमुंद में। लव शासक बनते आपके उत्तरी कौशल के। और कुश को मिलता हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल, जो सिरपुर यानी कि जिसको कुश स्थली भी कहा जाता है, राजधानी बना करके शासन करते हैं। और इस समय हमारे राज्य की भाषा को भी याद रखिएगा। इस समय राज्य में किस भाषा का प्रचलन था? आपका कोसली भाषा। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्राचीन नाम दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ की सर्वप्राचीन भाषा के रूप में एक जो संवाद मिलता वो आपके कोसली भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक। और रामायण काल में आपके इस दक्षिण का भाग जो भगवान राम के भी वनवास से जुड़ा हुआ, इसका भी नाम याद रखेगा। छत्तीसगढ़ यानी कि आपका ऊपर का जो मध्य का भाग है, इसको दक्षिण कौशल कहा गया। और जो हमारा बस्तर प्रदेश है रामायण काल में, वो किस नाम से जाना गया? आपका दंडकारण्य। आज भी इसको दंडकारण्य के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक। तो रामायण काल में
हमारे छत्तीसगढ़ का जो मध्य से ऊपर तक का जो भाग है वो आपको किस नाम से पुकारा गया? दक्षिण कौशल। और बस्तर प्रदेश जो गहन वन का क्षेत्र था, भगवान राम के वनवास से भी जुड़ा हुआ प्रत्यक्ष जो आपका क्षेत्र, उसको क्या कहा गया? दंडकारण्य कहा गया। और राम वन पथ गमन तो आप सर्किट को देखे ही होंगे, आप एक बार आप जो भी बुक रखे हुए अर्जुना करंट, इन सब में भी हमें मिलता ही है। वो उस समय के रिलेवेंट चीजों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण था। पर्यटन जब आप पढ़ेंगे संस्कृति में तो और भी उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं महाभारत काल में हमारे राज्य से जुड़ा हुआ क्या नाम था, ठीक। तो अभी हमने देखा भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। भाषा नहीं थी उस समय के लोगों के पास, तो कोई भाषाई या साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता, उससे कोई भी आपके पुरातात्विक तो छोड़िए, साहित्यिक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाषा थी लेकिन पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल में उत्तर वैदिक काल में मिलता है, लेकिन दंडकारण्य का जो क्षेत्र था बस्तर का, उसको दक्षिण दिक कहा गया, नर्मदा को रेवा नदी। उसके बाद फिर आप देखेंगे महाकाव्य काल, सबसे इंपॉर्टेंट है रामायण काल, इससे जुड़ा हुआ हम देखें। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने महाभारत काल से संबंधित क्या क्या हमारे राज्य से संबंधित प्राचीन नाम मिलते हैं। महाकाव्य, महाभारत, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। महाभारत काल से संबंधित अगर आप देखेंगे, ऐसा माना जाता है अर्जुन के जो पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? बभ्रुवाहन। अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को जो राज्य क्षेत्र मिला था वह आपके छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र मिला हुआ था, जिसकी राजधानी थी बभ्रुवाहन की आपकी चित्रांगदपुर। कौन सी थी? चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर यानी वर्तमान का सिरपुर क्षेत्र। सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्थल माना जाता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से कई उसमें आपके प्रमाणों में मिलता है। इससे पहले भी हम देखे भगवान राम के जो पुत्र कुश को जो दक्षिण कौशल का राज्य मिलता है, वो कुश स्थली के रूप में, राजधानी के रूप में माना गया। वो वर्तमान के कहाँ थे? आपके सिरपुर क्षेत्र का राजधानी क्षेत्र था। महाभारत काल में भी देखेंगे अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की जो राजधानी थी चित्रांगदपुर, यानी कि आपके वर्तमान का सिरपुर क्षेत्र था, ठीक। अब ये नाम तो हमें मिल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम हमारे महाकाव्य महाभारत में क्या मिलता? अगर आप देखेंगे मध्य के क्षेत्र को, अच्छा एक और मिलता है रतनपुर। रतनपुर का भी प्राचीनतम नाम आपके इस महाभारत में मिल जाता है, जिसमें रतनपुर को आपके मणिपुर, उस समय राजा जो थे आपके मूर्ध्वज या ताम्रध्वज की राजधानी क्या बताई गई है आपकी इस महाकाव्य में? मूर्ध्वज, ताम्रध्वज शासक का नाम था। इनकी राजधानी क्या थी? आपकी मणिपुर। मणिपुर यानी कि वर्तमान का आपका रतनपुर। और दूसरा आपका चित्रांगदपुर यानी कि सिरपुर, जो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। अब वर्तमान छत्तीसगढ़ को यानी पूरे छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे महाभारत काल में किस नाम से पुकारा गया, तो वही बात आएगी, दो भागों में बटेगा। जैसे रामायण काल में था आपका दक्षिण कौशल और दंडकारण्य, वैसे ही महाभारत काल में देखेंगे तो दक्षिण का भाग जो था आपका अलग नाम से पुकारा गया, और ऊपर का भाग जो था मध्य उत्तरी भाग, उसे अलग नाम से पुकारा गया। इस समय मध्य भाग को आपके कौशल या प्राक कौशल के नाम से, प्राक कौशल बस एकमात्र नाम है जो केवल आपको महाकाव्य महाभारत में मिलेगा। वहीं दंडकारण्य को महाकांतार के नाम से पुकारा गया। किस नाम से? दंडकारण्य को महाकांतार। ये दो नाम आपको छत्तीसगढ़ के समग्र रूप में याद रखना है। और इस महाभारत से जुड़े पात्रों में देखेंगे अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी मिलती है चित्रांगदपुर, यानी कि वर्तमान का सिरपुर। मणिपुर के आपके राजा के रूप में मूर्ध्वज या ताम्रध्वज थे, यानी वर्तमान का रतनपुर। और इसी महाभारत में आपके राज्य की जो लाइफ लाइन मानी जाती है महानदी, क्योंकि महाभारत कई अध्यायों में बटा हुआ है, इसमें एक है आपका भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को
चित्रोत्पला नदी के नाम से पुकारा गया। चित्रोत्पला नदी के नाम से। ठीक, अब ये हमारे राज्य के नाम से जुड़ा हुआ आ गया। रामायण में दक्षिण कौशल रहा, आपके बस्तर क्षेत्र को, दक्षिण के भाग को दंडकारण्य, महाभारत में देखेंगे तो प्राग कौशल, और दक्षिण का भाग क्या कहलाया, महाकांता। अब इसके बाद हमारे राज्य का जो नाम आपके उस समय के अलग अलग संदर्भों में मिलता है, उसमें एक नाम है कौशल। कौशल प्रदेश बहुत सारे आपके प्राचीन इतिहास के साम्राज्य और अलग अलग राजवंशों के समय में देखा गया। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे राज्य का नाम जो कौशल प्रदेश के नाम से वर्णित मिलता, वो किस काल में मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो राजवंशों में आपका आता है गुप्त वंश। चूंकि गुप्त वंश एक आपके राज्य क्या पूरे भारत का एक सबसे बड़ा साम्राज्य या राजवंश था, जिनके शासन व्यवस्था पूरे भारत में आपकी फैली हुई थी। इसी गुप्त वंश का एक शासक, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता, समुद्रगुप्त, इसने भारत में अपनी सीमाओं को पाटलिपुत्र से संपूर्ण भारत में फैलाने के लिए एक विजय अभियान चलाया था, जिसमें उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान भी प्रमुख है। इस दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए समुद्रगुप्त के द्वारा जो आपका अभियान चलाया गया था, उस समय आपके मध्य छत्तीसगढ़ के राजा का नाम क्या मिलता है, राजा महेंद्र, जिसमें कौशल के राजा महेंद्र के नाम से उच्चारित किया गया है। और बस्तर क्षेत्र को इसी आपके गुप्त राजवंश में महाकांतार के राजा यानी कि बस्तर के राजा क्या नाम मिलता है, व्याघ्रराज। इन महेंद्र और व्याघ्रराज, महेंद्र व व्याघ्रराज, इन दोनों को पराजित किया था किसने, आपके समुद्रगुप्त ने। और ये पूरा उल्लेख हमें किससे मिलता है, ये एविडेंस हमें कैसे पता चलता है, समुद्रगुप्त के दरबार के कवि हरिशेन के द्वारा एक इंक्रिप्शन यानी कि शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति। शिलालेख का मतलब होता है, जब प्राचीनतम आप साक्ष्य देखेंगे तो उस समय के लोगों ने कठोर पत्थरों को आपके उसके ऊपर अपनी तत्कालीन भाषा में क्या किया था, उस समय की जानकारियों को उल्लेखित किया था, उसे कहा जाता अभिलेख। ठीक, जब ये पाषाण में रहता तो शिलालेख कहलाता है, जब ये आपकी सूचनाएं जो है लकड़ियों में उत्कीर्ण की जाती है उसे काष्ठ स्तंभ लेख कहा जाता है। भारत में देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य से इसका प्रचलन शुरू होता है, सम्राट अशोक के सबसे ज्यादा शिलालेख भारत में मिलते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे तो आपके लगातार हर राजवंशों ने किया, तो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो विजय अभियान चलाया गया था, उनमें से एक दक्षिण अभियान की जानकारी हमें किसमें मिलती है, उसके राज कवि हरिशेन के द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग यानी वर्तमान का इलाहाबाद, अब इलाहाबाद को भी प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि ये आपका अभिलेख जो था कहाँ मिला था, इलाहाबाद किले में, इसलिए वहां पर उसका नाम पड़ा प्रयाग। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तो हरिसेन प्रशंसा करेगा तो किसकी करेगा, अपने राजा की ही करेगा। और किस लिए प्रशंसा किया था, क्योंकि इसने भारत को जीतने के लिए अपना एक अभियान चलाया था, और दक्षिण भारत के अभियान के तहत आपके छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को पराजित किया था, एक जो मध्य भाग में कौशल प्रदेश के जो थे महेंद्र, और दक्षिण के जो थे आपके यानी कि दंडकारण्य या बस्तर को महाकांतार कहा गया, वो थे व्याघ्रराज। तो दो नाम मिल गए, कौशल और महाकांतार। ठीक, अब इसके बाद दो ऐसे नाम जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके शासन कर रहे थे, या प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं, वाकाटक वंश और पांडु वंश। वाकाटक वंश के राजा कौन थे, आपके हरिसेन द्वितीय, और इनका जो साक्ष्य है वो क्या है, बालाघाट, मंडला से लगा हुआ बालाघाट है। ताम्रपत्र यानी तांबे के आपके धातु में लिखी हुई आपकी ऐतिहासिक सूचना, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, बालाघाट ताम्रपत्र। इसमें क्या दिया गया है, राज्य का नाम कौशल या मैकल, सतपुड़ा की श्रेणी है ना मैकल श्रेणी, इसलिए आपके वाकाटक राजवंश के आपके हरिसेन द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में हमारे राज्य का नाम क्या मिलता है, मैकल श्रेणी पर स्थित आपका कौशल। और इसके बाद पांडु वंश के देखेंगे जो राजा नंदराज थे, इनसे संबंधित जो आपका ताम्रपत्र है उसको कहा जाता अड़भार। इसमें भी ताम्रपत्र में देखेंगे पांडुवंशी शासक नंदराज के पिता तिवरदेव को कौशल या उत्कल का अधिपति कहा गया। चूंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा है, उड़ीसा का प्राचीनतम नाम था कलिंग या
उत्कल। तो तिवर देव को इस ताम्रपत्र में कहां का राजा माना गया था? आपके कौशल प्रदेश, कौशल प्रदेश जो उड़ीसा यानी उत्कल से लगा हुआ है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंशों में देखेंगे तो कर्नाटक का एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश था जिनकी राजधानी थी वातापी, इसलिए इनको वातापी भी कहा जाता था, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों में एक जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इसका जो साक्ष्य माना जाता है, जो उसके समय की सूचनाओं की जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती? ऐहोल अभिलेख में। इसमें भी आपके राज्य का नाम क्या मिलता है? कौशल। और उड़ीसा का प्राचीनतम नाम क्या मिलता है? आपका कलिंग। तो हमें कौशल प्रदेश कहां कहां मिल रहा है इस चीज को देख रहे हैं, तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के कौन सा अभिलेख में? आपके ऐहोल अभिलेख में। फिर महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपका राष्ट्रकूट वंश था जिनकी राजधानी थी मान्यखेत, और इसका राजा कौन था? आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने एक अभिलेख आपके दशावतार मंदिर जो गुप्त काल में बना हुआ था, वहां पर इसका एक अभिलेख मिला है दंती दुर्ग का, जिसमें एलोरा स्थित आपकी इस अभिलेख में कौशल, छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया? आपके कौशल से ही पुकारा गया। तो केवल कौशल प्रदेश का वर्णन करने वाले ये साक्ष्य हैं जो आपके अलग अलग स्तर पे, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके स्टैंडर्ड लेवल पे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो राज्य के कौशल प्रदेश का वर्णन हमें किन किन ऐतिहासिक साक्ष्यों से मिलता है? तो आप गुप्त वंश से याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति, वाकाटक वंश का बालाघाट ताम्रपत्र, पांडु वंश का अड़भार ताम्रपत्र, चालुक्य का ऐहोल, और राष्ट्रकूट वंश का कौन सा? आपका दशावतार मंदिर लेख। तो पहले एक राजवंश को याद रखिए, फिर इनका क्या हो गया? आपका साक्ष्य हो गया। अब अगर इसमें से शासकों का पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त के अभियान के दौरान आपके राज्य के 2 राजाओं को पराजित किया, इसका भी क्या मिलता है? आपका वर्णन मिलता है। वाकाटक, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका शासन हमारे राज्य में आता है, और पांडु वंश, इसको भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो यह हमारे राज्य से संबंधित आपके नाम मिले। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलता है जो हमारे भारत में, अगर आप देखेंगे जब उत्तर भारत में आपके हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति राजवंश का शासन था, उसका महानतम अंतिम मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास का सबसे अंतिम हिंदू राजा उत्तर भारत का जो माना जाता वो है राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आए हुए थे और उनका नाम था क्या? आपका हेनसांग। हेनसांग ने भी, चूंकि हेनसांग जो थे बौद्ध धर्म से आपके प्रभावित थे, और हमारे छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में आपके बौद्ध धर्म की भी संरक्षण स्थली रही। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को की यात्रा से संबंधित इसने आपके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। तब इसने मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा था? आपके की आसलो। दक्षिण का भाग पोलोमोली या पोलो में, याद रखिएगा पोलो एक खेल होता है जो राजाओं के द्वारा खेला जाता है, जिसमें एक राइडर जो है घोड़े में बैठता है, एक स्टिक रहती है जो अपने बॉल को मारता है। तो याद रखिएगा चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य छत्तीसगढ़ को की आसलो और दक्षिण के भाग को किस नाम से पुकारा? आपके पोलो। पूरा नाम आपका इसमें दिया हुआ है पोलो मोलो किली। अब ऐसा बोलने में आपकी जबान लड़खड़ाई जाएगी क्योंकि हम हिंदी और छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी तो एक बार बोल सकते हैं, लेकिन मंदारिन ये भाषा क्या है आपकी? मंदारिन चीनी है, ये बोलने में आपको हिचक होगी। ठीक है, तो पोलो के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, छिंदक नागवंशी काल में भी हमारे राज्य का ही राजवंश है, इसमें दंडकारण्य को चक्रकोट या ब्रह्मरकोट के नाम से जाना गया। अब इस छत्तीसगढ़ के नामकरण में आप इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए। दंडकारण्य यानी बस्तर के क्षेत्र को किस किस नाम से पुकारा गया? तो सबसे पहले वैदिक काल से शुरू होता है, दक्षिण दिक। रामायण काल में देखेंगे तो क्या कहा गया? दंडकारण्य। महाभारत काल में क्या कहा गया? आपका कांतार या महाकांतार। चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा क्या कहा गया? पोलो कहा गया। अब वहीं वैदिक काल में देखेंगे तो मध्य छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग दंडकारण्य के भाग का नाम नहीं मिलता। रामायण काल में दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल, और हेनसांग के द्वारा क्या कहा गया? की आसलो कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नामकरण हमारे यहाँ तक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपका पहुंचता है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे राज्य के साहित्यकारों के द्वारा जो आपके नाम दिए गए थे उनमें कुछ आपका नाम आता है, उसको भी हम देखते हैं कि हमारे राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण
ग्रंथ रहे उनमें क्या क्या नाम हमारे राज्य से संबंधित मिलता है। अब इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग, यानी आधुनिक जो छत्तीसगढ़ नाम, वो तो अब प्राचीन नाम हो गया, अब छत्तीसगढ़ नाम को हमको देखना है। तो सबसे पहले हमारे साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आपके 15वीं सदी में। किसके द्वारा, किस साहित्यकार के द्वारा? दलपत राम राव। दलपत राम राव कौन थे? खैरागढ़ रियासत के जो राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबार के चारण कवि थे। डेट को याद रखिएगा 1494। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचना की पंक्ति में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इनकी पुस्तक नहीं है, बस एक वाक्य पंक्ति मिली जिसमें आपके राज्य का नाम मिलता है। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे के। जैसे मैं कहता हूं क्लास में बैठे हुए बच्चों को कि सभी बच्चे क्या करें? राय सुनो चित्त दे के, यानी मन दे करके सुनो। गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़िया रही। ये छत्तीसगढ़, छत्तीस जो शब्द आया वो किसके उसमें आया? आपके दलपत राम राव के। कब? 1494 में। ये पहला वर्तमान छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किया था आपके ही राज्य के दलपत राम राव ने। उसके बाद दूसरा नाम कवि गोपाल मिश्र का, याद रखिएगा। कवि गोपाल मिश्र को अगर आप देखेंगे, इनकी एक रचना मिलती है जो है खूब तमाशा। और ये कवि गोपाल मिश्र रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में थे, जिसमें खूब तमाशा में रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के आपके दरबार के दौरान जो उन्होंने अपनी रचना लिखी थी उसमें विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें एक विशुद्ध शब्द आ गया, प्योरली। यहां तो एक पंक्ति के रूप में गढ़ छत्तीस ऐसे प्रयोग किया था, लेकिन विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग आपके किस साहित्यकार ने किया? कवि गोपाल मिश्र ने। फिर उसके बाद बाबू रेवाराम आते हैं। बाबू रेवाराम हिंदी के रीतिकाल के आपके रचनाकार हैं। इनकी पुस्तक है विक्रम विलास 1896। इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद दंतेवाड़ा शिलालेख, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला शिलालेख जो आपके राज्य का माना जाता है वो है दंतेवाड़ा शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किस राजा का था? काकतीय शासक हरपाल देव। काकतीय शासक हरपाल देव की इस शिलालेख की एक तिथि भी मिलती 31 मार्च 1702, जो इस समय आपका बनाया गया था। कहां मिला हमें? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? दंतेवाड़ा शिलालेख। ठीक, इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ शब्द का अगर आप देखेंगे सर्वप्रथम प्रयोग हमारे ऊपर के इन 3 आरंभिक साहित्यकारों के आपके रचना या फिर दूसरे संदर्भ में किया गया। फिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जब ब्रिटिश शासन का आपका शासन आता है, एक गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन आता है, उसमें जेटी ब्लंट ने 1795 में राजमुंद्री यानी आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान इसका प्रयोग किया था। ठीक, अब राजमुंद्री की यात्रा के दौरान अगर आप देखेंगे, इस जेटी ब्लंट के द्वारा जो हमारे राज्य का नाम लिया गया था वो क्या किया गया? छत्तीसगढ़। तो अब प्राचीन दक्षिण कौशल और कौशल से अब हमारे राज्य का नाम क्या मिलना शुरू हो जा रहा है? छत्तीसगढ़ के नाम से। ठीक है, इसमें कुछ और भी मान्यताएं हैं, इसको भी देख सकते हैं। वेंगलर, बिहार के शासक जरासंध के काल में 36 चर्मकारों के परिवार के द्वारा 36 घर बनाए गए थे, इसलिए ये छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। ये वेंगलर का अपना पर्सनल ओपिनियन है। राय बहादुर हीरालाल, जो कलचुरी काल को आधार लेकर के कहते हैं राय बहादुर हीरालाल की इस कलचुरी, जिसको चेदी वंश कहा गया उनके द्वारा, चेदी वंशियों का शासक था, इसलिए इसका नाम क्या रहा? चेतीसगढ़। चेदिसगढ़, और चेदिसगढ़ का आगे चल करके हर शब्द जो होता है वो टूट करके नए शब्दों में बनता है, तो उसका अपभ्रंश क्या बन गया आपका? छत्तीसगढ़। तो राय बहादुर हीरालाल के मत के अनुसार हमारा राज्य जो था चेदी वंशी कलचुरियों का वंश का शासन रहा, इसलिए इसको चेदिसगढ़ कहा। और चेदिसगढ़ शब्द आगे चल करके किसमें बना? आपके छत्तीसगढ़ में। चिस्म और हैबिट, ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए एक इनकी रिपोर्ट थी जिसमें छत्तीसगढ़ों की जानकारी मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिस्म और हैबिट छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं, यानी कि समझ जाइए कि आपके छत्तीसगढ़ किसमें थे। अब छत्तीसगढ़ों को अगर आप देखेंगे, ये कलचुरी काल की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य को अगर आप देखेंगे, कलचुरियों ने शिवनाथ नदी को आधार लेकर के क्या कर दिया था? 2 बड़े भागों में बांट दिया था। ठीक,
कलचुरियों के द्वारा शिवनाथ नदी को, ये रिवर है, आधार लेकर के दो बड़े भागों में बांटा गया। ये कलचुरी काल की व्यवस्था थी गढ़ों की। कलचुरी काल में जो छत्तीसगढ़ जो माना जाता है वो कलचुरी काल में आपके शासकों के द्वारा जो छत्तीसगढ़ बनाए गए थे, इस आधार पे भी हम छत्तीसगढ़ मान सकते हैं। ठीक, जो चीज में हेविट की रिपोर्ट में कहा गया। शिवनाथ नदी के ऊपर कौन सा भाग था कलचुरियों के शासन का? रतनपुर। शिवनाथ के दक्षिण में कौन सा था आपका? रायपुर। आपको ये याद रखना है कि इसमें रतनपुर यानी शिवनाथ नदी के उत्तर में कौन कौन से गढ़ थे, तो इन नामों को आप देख सकते हैं। इन नामों को आप लिख भी लीजिए। रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरोद, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ी, ओखर, पंडर, भाटा, समेरिया, मदनपुर, कोसईगई, लाफागढ़, केंदा, उपरोड़ा, मातिन, कंड्री और करकट्टी। शिवनाथ के दक्षिण में यानी कि रायपुर शाखा के अंतर्गत रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा, सिरसा, मोदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिघनपुर, सुअरमार, टिंगनमाड़ा और एकलवार। एकलवार यानी कि वर्तमान का अकलतरा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपके लिए जरूरी है, इसको याद रखिएगा। ये सब हमारे प्राचीन नामकरण से जुड़े हुए। अब एक भाग जो है आपको ये याद रखना है कि हमारे राज्य से जुड़े हुए कुछ जो जिला क्षेत्र हैं या प्रशासनिक इकाई है, इनके भी कुछ नाम हमारे राज्य में मिलते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी देख सकते हैं। सरगुजा का प्राचीनतम नाम जो मिलता है आपका डांडोरा, पेंड्रा का कोमुआ मंडल, पंडरिया का मुक्तापुर या प्रतापगढ़, डोंगरगढ़ का कामावतीपुर। ये पूछा जाता है जोड़ी मिलाओ में, सब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नाम है जो काम आएंगे। खरोद का इंद्रपुर, राजिम का पद्मावतीपुर, जांगीर का जाजलवपुर, कलचुरी शासक थे, सिरपुर का श्रीपुर और चित्रांगतपुर। चित्रांगतपुर हम देख चुके हैं महाभारत काल में। ठीक है। सतयुग में रतनपुर के प्राचीन नाम मणिपुर, मणिपुर नाम आता है जो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ। त्रेता युग में देखेंगे तो रतनपुर, ये रतनपुर के प्राचीन नाम, सबसे ज्यादा जो प्राचीन नाम अगर देखेंगे जिला राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसके मिलते हैं? रतनपुर के। रतनपुर को सतयुग में मणिपुर कहा गया, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलचुरी काल में रतनपुर, रत्नदेव प्रथम के काल में। रायपुर का भी प्राचीनतम नाम मिलता है सतयुग। देखिए कई युगों को हमारे महाभारत काल में फिर युगों को आपके बांटा गया था, तो रायपुर का जो सतयुग में नाम मिलता है वो कनकपुर, सर प्राचीन नाम रायपुर का। त्रेता युग में क्या मिलता है? हटकपुर। द्वापर में क्या मिलता है? कंचनपुर। और कलचुरी काल में क्या हो जाता है आपके? राजा रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर के नाम से। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारे राज्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए कुछ नाम थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने राज्य के गठन यानी राजनीतिक गठन की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज अपने लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं।